हाँ, क्या पढ़ा था अपन ने? कैल्शियम, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम पढ़ रहे थे। पल्ला पहला। भाई मुश्किल से तो फिजिकल बोलना सीखा है, तो पल्ला पल्ला कर रहा है। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम अपन पढ़ रहे थे और बेसिक कंपाउंड अपन ने पढ़ लिए थे। इसको एस ब्लॉक को अपन खत्म करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। हाँ, वो सारे डिस्कशन कर लेंगे। ऐसा करते पहले करते हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं। चलो इधर देखो, थोड़ा सा ये आधे घंटे का है। अपन ने कैल्शियम के कंपाउंड पढ़े, तो अपन ने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के पहले नाम लिख लिए थे, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट को बोला था लाइमस्टोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला था स्लेट लाइम, लाइम वाटर या मिल्क ऑफ कैल्शियम। और मिल्क ऑफ कैल्शियम का मतलब सस्पेंशन फॉर्म में होगा वो। ठीक है, किस फॉर्म में होगा? अब अपन पढ़ते हैं आज जिप्सम, CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको हमने हीट किया, तो हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.12H2O। फर्स्ट वाले को तो बोलेंगे जिप्सम, इसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आगे फर्दर इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 में, और इसको बोलेंगे डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, ये प्रोसेस अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? जैसे कभी तुम्हारे घर में कंस्ट्रक्शन हुआ हो, तो पीओपी की शीट ऊपर लगाते हैं फोर सीलिंग में, तो वो क्या है कि पाउडर की फॉर्म में आता है, और पाउडर की फॉर्म में आता है तो उसके अंदर पानी मिला देते हैं, और पानी मिला देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? और जिप्सम में कन्वर्ट होने के बाद में सॉलिड हुआ, और जैसी भी फोर सीलिंग की डिजाइन बनानी है वैसी डिजाइन उसके अंदर बना दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है कि अगर CaSO4 के अंदर पानी मिलाया, तो पानी मिलाया तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिप्सम से पानी निकाला तो पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज कैल्शियम कंटेंट, परसेंटेज कैल्शियम कंटेंट। फर्स्ट वाले में कैल्शियम का कंटेंट कितना होगा? ठीक है, तो देखते हैं। कैल्शियम कितना है यहां पर? 1 ही है। SO4 कितना है? 1। और H2O कितने हैं? 2। तो टोटल कितना हुआ? अब अगर आपसे पूछा है कैल्शियम का कंटेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/4। नहीं आई बात समझ में? और परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट कितना होगा? कैल्शियम तो है 1, सल्फेट है 1, और वाटर है हाफ। टोटल कितना हुआ? 2.5। कैल्शियम का कितना है? 1/2.5 इंटू 100, कितना हुआ? 40%। राइट। और अगर CaSO4 में पूछा जाए डेड वन प्लास्टर में, तो कितना होगा? ये तो होगा 1, कैल्शियम भी है 1, SO4 भी है 1, यानी 1 + 1 कितना हुआ? 2। और अगर कैल्शियम का कंटेंट पूछा है तो 1/2 इंटू 100 कितना हो गया? 50%। तो अगर पूछा जाए कि तीनों में से कैल्शियम कंटेंट किसमें ज्यादा होगा, तो किसमें ज्यादा होगा? डेड बर्न प्लास्टर में। ठीक है, यूजेस क्या है? पीओपी का यूज क्या है? जैसे फोर सीलिंग वगैरह बनाने में। ठीक है, दूसरा कि हड्डी वड्डी टूट जाए, स्टैचू बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने में, हड्डी वड्डी टूट जाए तो उसके लिए प्लास्टर लगाने में। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल यूज है, इनको लिख के भी क्या ही करेंगे, ये तुम्हें मालूम है ही सही। ठीक है, दूसरा कि ये जो जिप्सम होता है, जिप्सम को फर्टिलाइजर के अंदर भी यूज में लिया जाता है। किसके अंदर? फर्टिलाइजर के अंदर। नाइट्रोजन मिक्स कर देते हैं और फर्टिलाइजर की तरह इसको यूज में ले लेते हैं। वैसे तो अभी तो यूज में लेते नहीं है, एक सब्स्टिट्यूट है ये, यूज एज अ फर्टिलाइजर विद नाइट्रोजन। ठीक है, और बाकी क्या लिखेंगे? लिखेगा स्टेचू वगैरह बनाने में, बस मोटे तौर पे ये वाला यूज लिख लो। प्लास्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटे मोटे यूज है, ये तो अपने को मालूम भी होते ही है।
अब वैसे भी तुम बड़े बच्चे हो गए तो मालूम है कि पीओपी किस में यूज में आता है। अब ऐसे जैसे ये गणेश विसर्जन होता है तो उसमें पीओपी की मूर्तियां बनती है। अब सरकार ने उन पर रोक लगा दी है, क्योंकि पीओपी क्या होता है कि जम जाता है नीचे। तो जम जाता है तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी तालाब में उनको बहाया या नहर में बहाया तो नीचे जम जाएगा, तो फिर उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इन पे रोक लगा दी। ठीक है, क्या मिट्टी से, पीली मिट्टी से बनाते हैं आजकल, पीली मिट्टी से बना के फिर उस पर कलर लगा देते हैं। तो मिट्टी का तो क्या है कि फ्लो हो जाता है, इसका फ्लो नहीं होता, ये वहीं पे जमा रह जाता है। चलो आगे एक और बढ़ लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ी बात यह CaOCl2 यही होता है। इसका मतलब अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए या कैल्शियम का कोई कंपाउंड चाहिए, और साथ के साथ क्या चाहिए, क्लोरीन। तो कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन Cl2 के साथ में। किसके साथ में, नीचे भी कराते हैं Cl2 के साथ में। ऊपर जो रिएक्शन कराते हैं इसका टेम्परेचर रखते हैं बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या सिंपल वे में बात करें तो रूम टेम्परेचर। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और अगर टेम्परेचर हाई होगा, हाई का मतलब 35 से ज्यादा, तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो यहां पर बन जाता है CaCl2। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड बनाना है तो ये प्रोसेस, अगर ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो ये प्रोसेस। क्योंकि अगर इसको हीट करेंगे तो यहां से H2O की फॉर्म में ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, लिख लो फिर। ये नहीं चल रहा क्या एग्जॉस्ट? तुम्हें नहीं पता कि एग्जॉस्ट लग रहा है यहाँ पे? क्या एसी बहुत ठंडा है? ये ब्लीचिंग पाउडर किस काम आता है? क्या साफ करने के लिए? स्विमिंग पूल साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, बैक्टीरिया जो पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार देता है, और वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट की तरह भी काम में लिया जाता है। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट की तरह भी काम में लिया जाता है। और ब्लीचिंग एक्शन भी करता है ये। ब्लीचिंग एक्शन समझते हो, कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज करना। ठीक है, तो जैसे पानी होता है, तो बारिश के दिनों में पानी तुम जानते हो कि कितना गंदा हो जाता है। अगर उसमें ब्लीचिंग एक्शन ना किया जाए उस पानी के अंदर, तो वो घर में जो सप्लाई होगा ना वो बिल्कुल मिट्टी जैसा पानी की सप्लाई होगी। ठीक है, तो एकदम गंदा सा पानी अगर घर में आएगा तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर यूज में लिया जाता है, तो इस वजह से जैसा कलर अपन चाहते हैं पानी का वैसा कलर मिल जाता है। क्या क्या जैसा चाहते हैं मतलब पीने के लिए कैसा कलर चाहता है तो पानी का, तो बस वैसा मिल जाता है। अब इसमें मिट्टी का कलर था ना, तो वो हट जाता है। वो अभी पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन चैप्टर में। साबुन के साथ झाग देगा, एक चीज नहीं देगा। क्या कल क्या आज ही कर देंगे।
कल के आज ही कर देंगे, ये तो खत्म होने वाला ही है। हाँ, डिस्कशन में क्या टाइम लगता है। नहीं तो 5 मिनट में कर देते हैं फोन तो डिस्कशन। फीस दिए उन्होंने। हाँ, डाउट आया। हार्ड वाटर क्या होता है? जो साबुन के साथ में झाग नहीं देता। मतलब राज की बात कुछ हो रही है। बिना पानी के मतलब बिना साबुन के कोटा का पानी झाग दे देता है। यही कहना चाह रहे हैं। तो भैया इस भ्रम में मत रहना तू यार, साबुन काम में लेना। चलो डन। अब लिखो आगे। अब बातें नहीं बिल्कुल भी। आगे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, इस ब्लॉक के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स हैं और फिर इसके बाद में जो है चैप्टर खत्म। पहला पॉइंट इधर देखना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा Li2O, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। यहां पे मैंने लिखा Na2O2 पेरोक्साइड और यहां पर लिखा KO2 सुपर ऑक्साइड। इसको हमने बोला है ऑक्साइड, इसको बोला है पेरोक्साइड और इसको बोला है सुपर ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ठीक है, तो सभी के सभी आयनिक कंपाउंड है। चाहे लिथियम का ऑक्साइड हो, खोफ आयनिक होता है, इसका भी ऑक्साइड सभी आयनिक होते हैं, इसके भी सभी आयनिक होते हैं। तो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे हम लेटिस एनर्जी के बेस पर, और लेटिस एनर्जी के बेस पर करेंगे तो सबसे पहले चार्ज देख लेते हैं। चार्ज देखेंगे तो Li पे +1, Na पे +1, K पे +1। यहां पर एक ऑक्सीजन के ऊपर है -2, यहां पर एक ऑक्सीजन के ऊपर है -1, यहां पे एक ऑक्सीजन के ऊपर है -1/2। ठीक है, तो पॉजिटिव तो सब जगह सेम है। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कहां पर ज्यादा है? इसका मतलब जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी होगी? और Li2O की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बात आई समझ में? तो मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये आ गया सबको समझ में? -2, -1, -1/2। बाकी के टाइम पे सब पे चार्ज कैसा है? सेम है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जैसे कोई यात्रीगण रहते हैं, वो स्पेस में जाते हैं, जाते हैं ना स्पेस में। अभी रिसेंटली इलोन मस्क, नाम सुना है? और अमेजन वाला जेफ बेजोस, इन दोनों ने एक सर्विस स्टार्ट की है। मतलब यहां से जो लॉन्च व्हीकल होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसी व्हीकल के अंदर आदमी पूरे स्पेस का चक्कर काट के आ सकता है। ठीक है, स्पेस के अंदर घूमने का टाइम रहेगा 20 मिनट का।
और जाने का और आने का दोनों का किराया मिला के 1.5 करोड़ रुपए, और 1.5 करोड़ रुपए किराया है। साथ के साथ ये भी बता दूं कि उसमें एडवांस बुकिंग चल रही है 6-6 महीने, 1-1 साल की। ठीक है, तो सोचना भी मत जाने की। तो अगर कोई आदमी स्पेस में जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कमी होने का मतलब क्या हुआ कि उसको साथ में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का ले जाना पड़ेगा। तो या तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाए या फिर ऑक्सीजन मास्क लेके जाए। ठीक है, तो सिलेंडर तो लेके जाते ही है, सिलेंडर तो, लेकिन साथ में इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मास्क भी लेके जाते हैं। ठीक है, कभी सिलेंडर नहीं खुला या मान लो कि उसमें से ज्यादा आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो साथ में ऑक्सीजन मास्क भी ले जाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन मास्क किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन मास्क बने होते हैं सोडियम परऑक्साइड या फिर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के, और सबसे अच्छे ऑक्सीजन मास्क होते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के। देखो किस तरीके से, जैसे KO2 है, ठीक है, अब KO2 है तो ये जैसे एक मास्क बना हुआ है, ऑक्सीजन मास्क बोला जाता है इसको, ये KO2 से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मतलब ऊपर तो जैसे कुछ भी लगा दिया, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी लगा दिया, उसके अंदर की जो लेयर है वो किससे बना देते हैं? KO2 से। अब जैसे ही मास्क अपन ने लगाया तो लगाने के बाद में क्या होगा? लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो कंज्यूम करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो जो CO2 बाहर निकलेगी वो CO2 इससे रिएक्ट करेगी। किससे? ऑक्सीजन मास्क से। और ऑक्सीजन मास्क में क्या है? KO2। तो KO2 है तो जो अपन ने CO2 बाहर निकाली है वो इससे रिएक्ट करेगी, इससे रिएक्ट करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2CO3 में और बाहर आ जाएगी ऑक्सीजन। बात आई समझ में? क्या आई? ऑक्सीजन मास्क लगाया है, CO2 अपन बाहर निकाल रहे तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? K2CO3 में, और K2CO3 में कन्वर्ट होने के बाद में वहां से क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। तो वही ऑक्सीजन अपन अंदर ले रहे हैं, फिर वापस से अपन ने CO2 निकाला तो फिर वापस से K2CO3 में कन्वर्ट हुआ और वापस से क्या आ गई? ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन मास्क वर्क करता है। अब ऑक्सीजन मास्क में आप KO2 भी यूज में ले सकते हो, Na2O2 भी यूज में ले सकते हो, दोनों यूज में ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसके स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कम है तो मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी कम है तो फटाफट से टूट के फटाफट से ऑक्सीजन दे देगा। ये भी काम में ले सकते हैं लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा है। तो अगर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है आपको तो आप क्या काम में लो? KO2। अगर थोड़ी सी कम ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो क्या है कि यहीं से ऑक्सीजन लेवल चेक करके भेजते हैं। जैसे Na2O2 सस्ता पड़ता है क्योंकि सोडियम भर भर के मिलता है ना NaCl की फॉर्म में, और KO2 वाला मास्क महंगा पड़ता है क्योंकि KO2 आसानी से, मतलब पोटेशियम आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसकी जरूरत है तो ये वाले मास्क दे देंगे, ये वाले जरूरत है तो ये वाले मास्क दे देंगे। ठीक है, सब फैसिलिटी होती है आजकल। 1.5 करोड़ में क्या यार, आदमी तो बिलियनियर हो तो ही पैसे बचा लेता है। ये दोनों यूज आ गए समझ में? मैं यहां पे लिख देता हूं KO2 and Na2O2 use in oxygen mask। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, इधर देखना ध्यान से। एलम का नाम सुना है तुमने? पोटाश एलम का नाम सुना है? फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O, यही होता है। अब इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट वाला, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है ना, जैसे इसका नाम हमने रखा है पोटाश एलम। क्या रखा है? पोटाश का मतलब कि आगे के लगा हुआ है तो के को बोला जाता है पोटाश। अगर सोडा एलम बोला जाए तो सोडियम। ठीक है, सोडा एलम बोला जाए तो सोडियम। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला होता है ना K2SO4, यानी फर्स्ट वाला जो होता है ये होता है मोनोवेलेंट। कैसा होता है? अगर इसको अपन जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे M2SO4, ठीक है, डॉट
M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, फर्स्ट वाले को तो हमने बोला है M और सेकंड वाले को बोला है M डैश। इस M का मतलब होगा मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट, ठीक है, मोनोवेलेंट का मतलब क्या होगा? लाइक Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, कोई सा भी हो, कैसा होना चाहिए? मोनोवेलेंट। और यहां पर जो Al2 लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? और +3 होता है, तो ये जो M डैश होगा ये होगा ट्राईवेलेंट। अब ट्राईवेलेंट कोई सा भी हो, जैसे आयरन एलम होता है, आयरन एलम में क्या होगा? आयरन आ जाएगा Fe+3। क्रोम एलम Cr+3। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब इतना सा है कि जो फर्स्ट वाला केटाइन है उसके ऊपर +1 होगा और जो सेकंड वाला केटाइन है उसके ऊपर +3 होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एलम के लिए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला +3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला कैसा है? छोटा सा है। इसका डिटेल फॉर्मूला क्या होता है उसको देखना। 2KH2O होल 6 चार्ज होगा +1 या प्लस ही छोड़ देते हैं, डॉट 2AlH2O होल 6 चार्ज होगा +3। ठीक है, और SO4 कितने हैं? 4, यानी 4SO4 -2। ये इसका डिटेल फॉर्मूला होता है। देखना इधर, पोटेशियम कितने हैं? यहां पर कितने हैं? 2, राइट। एल्यूमिनियम कितने हैं? एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। ठीक है, वाटर कितने हैं? 24। तो यहां पर अंदर कितने हैं? 6, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। यहां पर कितने हैं? 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। कितने हुए? 24 हो गए। 24। SO4 एक तो यहां पर है और 3 SO4 यहां पर है, तो SO4 कितने हो गए? SO4 कितने हो गए? तो ये होता है इसका डिटेल फॉर्मूला और ये होता है शॉर्ट फॉर्मूला। जो शॉर्ट होता है वही अपने को डिटेल लगता है और जो डिटेल होता है वो तो फॉर्मूला लगता ही नहीं है। ठीक है, अब ये डिटेल फॉर्मूला अपन ने क्यों लिखा है इसको समझना। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है कि जो फर्स्ट वाला होगा ना, लाइक यहां पर पोटेशियम लिखा है, तो जो फर्स्ट वाला होगा वो कैसा होगा? मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट होगा। और जो सेकंड वाला होगा वो कैसा होगा? ट्राईवेलेंट होगा। अब मोनोवेलेंट होगा तो हमने क्या बोला कि आप सोडियम भी काम में ले सकते हो तो सोडा एलम बोल देंगे, पोटेशियम काम में लिया तो पोटाश एलम बोल दिया, रुबिडियम काम में लेंगे तो रुबिडियम एलम बोल देंगे। ठीक है, जो भी नाम है। अगर सीजियम काम में लिया तो सीजियम एलम बोल दिया। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या लिथियम को काम में ले सकते हैं? क्यों? रीजन तो ऐसे बता पाए ना। आप सुनना बात को ध्यान से, यहां पर आप कोई सा भी मोनोवेलेंट आयन काम में ले सकते हो एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम डजंट यूज एज अ मोनोवेलेंट केटाइन ड्यू टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। पूरा ही लिख देता हूं, ड्यू टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, because coordination number of lithium is 4। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि लिथियम कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड वालों का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि यहां पर एक पोटेशियम के साथ में कितने वाटर अटैच है? 6 अटैच है। इसका मतलब अगर लिथियम को भी एलम बनाना है तो उसको भी 6 अटैच करने पड़ेंगे, और अगर 6 अटैच करने पड़ेंगे तो लिथियम 6 H2O को अटैच मैक्सिमम कितने को कर सकता है? और मैक्सिमम 4 को कर सकता है। तो आप यहां पर कोई सा भी मोनोवेलेंट ले लो लेकिन लिथियम नहीं ले सकते। बात आई समझ में? तो पूरा एलम समझाने का बेसिक पर्पस केवल इतना सा था। कितना सा? इतना सा कि लिथियम एलम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर पूछा जाए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लिथियम का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर यहां पर आपको मोनोवेलेंट लेना है तो उसके लिए कितना होना चाहिए? 6। बात आई समझ में?
कोई डाउट इसमें? तो इतना सारा याद ना करके ये लाइन भी याद कर सकते हो। क्लियर? छपो। पूरा नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ लिखना है ना यार, मैंने लिखा है तो तू भी तो लिखेगा। क्या गिरता जाता है नीचे? नीचे कपड़ों पे गिरता जाता है वो। सफेद। कभी जाने का मौका मिले स्पेस में तो देख लेना तुम्हें किसकी जरूरत है। जो सस्ता। क्या पैसे की जरूरत है? आप बोलो, एलर है तो मुमकिन है। क्रेडिट कार्ड पे भी मिल जाएगा 10%। फिर भी बाकी के पैसे कहां से लाएगा तू? और नहीं बना तो? किडनी से थोड़ी ना 1.5 करोड़ रुपए आएंगे। दिल गुर्दा सब निकालने पड़ेंगे। चलो लिखो जल्दी। लिख लिया? इंडिया। इंडिया से बोला ना। 6 महीने पहले की बुकिंग चल रही है और 20% एडवांस मांग रहा है। हाँ 30 लाख रुपए, ज्यादा नहीं होता। 1 महीने पहले जब कंफर्म कराएंगे तो पूरे पैसे मांग लेगा वो। ये तो एडवांस है बुकिंग के लिए। उसने एक अलग से साइट भी बना रखी है, कभी साइट तो विजिट कर ही सकते हो, उसमें थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट करके साइट है, स्पेस क्राफ्ट।
क्या बातें नहीं, बस बस बस, अब बातें नहीं। बस हो गई, बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट लिखना छोटा सा। लिखो LICL, फोर्थ पॉइंट, LICL, MgCl2, CaCl2 are exist, MgCl2, CaCl2 are exist in hydrated form, hydrated form, in hydrated form, ठीक है। बट NaCl, KCl, RbCl, CSCl doesn't exist in hydrated form, doesn't exist in hydrated form। लाइन का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने एक बार टेबल सोल्ट पढ़ा था, ठीक है, तो टेबल सोल्ट के अंदर हमने बोला था कि टेबल सोल्ट जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बारिश के दिनों में कर लेता है ना। फिर हमने बोला था कि वो क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो होता है CaCl2, MgCl2 वगैरह होते हैं, LICL, तो ये सब क्या करते हैं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किससे, एनवायरमेंट से, और इस नेचर को बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, हमने बोला था कि भाई NaCl जो है इसकी वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब किन की वजह से होता है, CaCl2, MgCl2 की वजह से, राइट। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कि CaCl2 है, तो CaCl2.6H2O इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा LICL.2H2O, तो यहां पर ये वाटर प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रेटेड। क्या बोला जाता है। अब ये सेकेंडरी वाले लाइक कैल्शियम हुआ, लिथियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट, मतलब अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि NaCl.6H2O, ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि NaCl प्योरली आयनिक कंपाउंड है, काफी ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। अब काफी ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है तो ये पानी के कांटेक्ट में आएगा ना, अगर इतना सारा पानी इसके पास में आएगा तो ये उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व हो जाएगा तो हमने इसी वजह से बोला है कि NaCl हुआ, KCl हुआ, RbCl हुआ, ये कोई भी हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर कैसा होता है, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो ये पानी के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि इनके अंदर लाइक LICL है, MgCl2 है, इनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो ये पानी में सोल्यूबल तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं, तो नॉर्मल पानी को एब्जॉर्ब करके ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। अगर यहां पर हम ऐसे हाइड्रेटेड लगाएंगे तो ये पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। जैसे NaCl प्योरली NaCl है, पानी में डालते ही घुल जाएगा, पानी में डालते ही, और इनको डालोगे तो ये घुलेंगे तो सही, लेकिन बहुत लेट घुलेंगे, पहले पानी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, जब इनकी लिमिट खत्म हो जाएगी तो फिर ये डिसॉल्व हो जाएंगे। बात आई समझ में, हाइड्रेटेड का मतलब आया समझ में, कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है लाइक LICL.2H2O तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड LICL, हाइड्रेटेड LICL। बात आई, क्लियर, कोई डाउट, श्योर। तो हाइड्रेटेड का मतलब आ गया समझ में, और ये हाइड्रेटेड कंपाउंड की वजह से ही मॉइस्चर एब्सॉर्ब होता है, NaCl का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन मार्क करना एस ब्लॉक में। बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट,
बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट, एक ही है बिगनर बॉक्स ही, नहीं एक और है। बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट, बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट, नहीं मैं देख लेता हूं, कुछ पॉइंट तो नहीं रह गया। पोटेशियम को किस में रखते हैं? सोडियम को रखते हैं केरोसिन में, पोटेशियम को रखते हैं वाटर में। इसके बाद एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में 1 से 10 सारे कर लेना। एक मिनट रुक जा, 1 से 10 सारे कर लेना। अच्छा, ये जो अपन ने पोटाश एलम पढ़ा ना, इस पोटाश एलम को डबल सोल्ट बोला जाता है। डबल सोल्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा K2SO4 और दूसरा मैंने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, तो K2SO4 का मतलब सोल्ट होगा ना। ये किससे बना हुआ है? KOH प्लस H2SO4 से। और ये किससे बना हुआ है? AlOH होल थ्राइस प्लस H2SO4 से। तो ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, तो इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। ठीक है, 10 से लेके 20 तक सारे क्वेश्चन कर लेना। डबल सोल्ट आ गया समझ में? लाइक पोटाश एलम। ट्वेंटी से 30 सारे कर लेना। अरे रुक जा यार, 30 से 40, 30 से 40 सारे कर लेना और 40 से 50 सारे कर लेना। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, पूरी कर लेना। अरे मैं देख रहा हूं कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे रहते हैं। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ठीक है, और एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट, ठीक है। 1 2 3 सारी कंप्लीट कर लेना और चैप्टर हो गया है फिनिश। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं। डबल सोल्ट का मतलब दो सोल्ट का कॉम्बिनेशन, ये एक सोल्ट, ये दूसरा सोल्ट, और इन दोनों सोल्ट को कंबाइन करके हमने क्या बनाया? पोटाश एलम बनाया। तो पोटाश एलम के लिए पूछा जाएगा कि डबल सोल्ट होगा या सिंगल सोल्ट होगा, तो सिंगल सोल्ट का मतलब तो कि, अरे एक मिनट, सिंगल सोल्ट का मतलब होता है कि जैसे एक NaCl है, सिंपल NaCl, तो अकेला ही तो सोल्ट है। और अगर दो सोल्ट एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डबल सोल्ट। हाँ, वाटर में। इसने केरोसिन बोला है। एक ही इलस्ट्रेशन भी कर लेना तो फिर तुम्हें क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज नंबर 115 पे इलस्ट्रेशन है, छोटे छोटे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप है, ये सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केरोसिन में रख देंगे पोटेशियम को। व्हाइट फॉस्फोरस को रखते हैं पानी में, व्हाइट फॉस्फोरस को रखते हैं। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 और 92 से क्वेश्चन नंबर 1 2 बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डाउट नहीं है तो चुपचाप बैठे रहेंगे। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 नो डाउट। 2 में लिखा हुआ है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रुप नंबर इज नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नियोन का ग्रुप नंबर कितना होता है? 18 या फिर 0?
जीरो ग्रुप भी तो होता है, और जीरो होता है तो नियोन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 5, और इसका ग्रुप नंबर कितना होता है? 5 है। सोडियम का ग्रुप नंबर होता है फर्स्ट या फर्स्ट है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1। ठीक है, चलो 3, बातें नहीं, बिल्कुल भी आपस में कोई बातें नहीं करेगा। 3, 4, 5, 6, क्या डॉट है? An atom with atomic number 20 is most likely to combine chemically with the atom whose atomic number is. तो 20 एटॉमिक नंबर है तो ये क्या होगा? कैल्शियम। अब कैल्शियम मेटल है या नॉन मेटल? और मेटल है तो नॉन मेटल के साथ अच्छे से कंबाइन होगी। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो 18 नंबर वाली आर्गन है, 10 नंबर वाली नियोन है, तो इनके साथ तो कोई कंपाउंड, और 11 नंबर वाला सोडियम है तो इसके साथ भी, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सेकंड, CaS। चलो 7, 8, अगर आयनिक कंपाउंड का अपन हाइड्रेशन कराते हैं तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब एडिशन कब होगा? जब आयंस ब्रेक होंगे, यानी उनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा, ब्रेक होगा, और अट्रैक्शन ब्रेक होने के बाद में वाटर उससे अटैच होगा, और वाटर अटैच होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है क्या हाइड्रेशन में? उनके बीच का अट्रैक्शन वीक हो रहा है क्या? और अट्रैक्शन वीक हो रहा है तभी तो आयंस में क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 4। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। कोलम्बिक अट्रैक्शन का मतलब प्लस माइनस चार्ज से होता है। जहां पर भी प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलम्बिक अट्रैक्शन। ये पूरा एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक करके फिजिक्स में 12th में, कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स पर ही पूरा चैप्टर होता है। तो अपने लिए तो सिंपल सी बात यह है कि प्लस माइनस चार्ज, कंप्लीट प्लस माइनस चार्ज किस पे होते हैं? और आयनिक पे होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? कोलम्बिक अट्रैक्शन। कौन सा था ये? 15, 16, 17, 37 नंबर वाला एलिमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट डे वाला ही तो होगा, रुबिडियम। और रुबिडियम का कोई सा भी कंपाउंड बने कौन सा होगा? आयोनिक होगा, और आयोनिक होगा तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। 18, 18 के अंदर देखो सभी के सभी आयनिक कंपाउंड है क्या? सभी आयनिक कंपाउंड है क्या? जैसे आप इन कंपाउंड को बनाओगे तो फर्स्ट वाले, ये कौन आया था अभी? इधर से कौन आया था? एटीन के अंदर एक तो आपको Na और Cl का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक Mg और F2 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक LiF का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और एक NaF का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि इन सबके अंदर सबसे स्टेबल आयनिक बॉन्ड कहां पर होगा? तो सबसे पहली बात तो क्या सभी आयनिक है क्या? और सभी आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड में अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो किसके बेस पर देखते हैं? लेटिस एनर्जी के बेस पर। और लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है? MgF2 पर, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। 19, ये तो क्लास में कराया था, जरा तो ध्यान ही। 20, अब तो इधर कहां रहा है? मॉड्यूल किसका ही है? इसका, इसका है। 20, 21, 22, 22,
22 कॉपी में करवाया मैंने। SF2 SF4 SF6 है ना, यही दिया हुआ है ना। तो SF2 में S पे +2 होगा, SF4 में S पे +4 होगा और SF6 में +6 होगा। कैटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे कम पूछा है उसने, तो किस पे होगा? +2 वाले में। एक मिनट रुकता, 21 वाले के अंदर मोस्ट कोवलेंट हैलाइड आपसे पूछा है, तो सब जगह एल्यूमिनियम कॉमन है और एनाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए आंसर आएगा AlI3। हाँ क्या बोल रहा है? कौन सा? 18th? हाँ नहीं, इसमें पोलराइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन अपन कब लगाते हैं? जब आयनिक और कोवलेंट में कंपेयर करते हैं, है ना। अब यहां पर सभी कैसे हैं? आयनिक है, तो आयनिक में कंपैरिजन करेंगे तो परफेक्टली हम किसके बेस पर करते हैं? लेटिस एनर्जी के बेस पर। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बॉर्न एबर साइकिल पढ़ा था, तो बॉर्न एबर साइकिल के अंदर हमने पहले ही बोल दिया था कि जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी, और बॉर्न हेबर साइकिल से हम आयनिक कंपाउंड का तो फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आयनिक कंपाउंड कहीं पर भी है तो आप लेटिस एनर्जी के बेस पर ही उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करोगे। 23, 24, 25, 26, 27, 28, कौन सा? किसको आया डाउट? ट्वेंटी एट के अंदर आयोनिक कंडक्टेंस पूछा है, मतलब कंडक्टिविटी पूछी है, ठीक है। और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस, यानी पानी के अंदर पूछी है। तो जिसकी हाइड्रेटेड, तू या तो गर्दन तू पीछे कर ले, उसको इधर देखने दे, तू इधर आगे आता है उसकी गर्दन पीछे। हाइड आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियस देखनी है, ठीक है। जिसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी उसकी पानी में मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, कॉपी में हो रखा है एज इट इज यही। 29, 30, 31, 32, 33, 34, नो डाउट। 27 में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 5 इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो 5 डिक्रीज होता है। ये तो पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने 5 का। जैसे NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, SiCl4 है, तो ये लेफ्ट टू राइट वाला कैसे? और यहां पर +1 होगा, यहाँ पे +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, तो कैटाइन पे चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैटाइन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो 5 इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन, तो कैटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा तो 5 की वैल्यू, और 5 की वैल्यू ज्यादा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर 5 क्या होगा? इंक्रीज। चलो एक्सरसाइज, ये वीक फोर्सेस का हो गया था क्या? वीक फोर्सेस, ठीक है। एक्सरसाइज 2, कोऑर्डिनेट वैलेंस, यही ना कोऑर्डिनेट वैलेंस। इलेक्ट्रॉन्स वन ऑफ वन एटम्स आर शेयर्ड बाय 2 एटम्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे NH4+ का अपन फॉर्मेशन करते हैं, तो NH4+ के अंदर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है, उसको एक्सेप्ट कौन करता है? H+। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के, ठीक है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, बीच में आ गए ना, तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके बीच में शेयर हो गए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। हाँ 104, परमानेंट डाइपोल मोमेंट कोई स्पेशल टर्म नहीं होती है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब भी डाइपोल मोमेंट ही होता है। जैसे CS2 है, तो CS2 के अंदर ये स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा,
और लीनियर होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा 180, तो जो भी डाइपोल क्रिएट होगा वो एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। परमानेंट डाइपोल मोमेंट कोई स्पेशल टर्म नहीं होती है, सिंपल डाइपोल मोमेंट ही होता है। पहले क्या सो रहा था क्या तू है? क्या सोल्व कर रहा था? क्या सोल्व कर रहा था? तो घर पे क्या कर रहा था तेने? किसने पूछा था? इसने क्या पूछा था? अभी किसने पूछा? क्या पूछा तेने एक्सरसाइज 1 में? तो 2 तक तो आए नहीं अभी। हाँ 60 बॉन्ड एंगल, उन्होंने तो सारे ऑर्डर कर रखे हैं, सारे ऑर्डर कॉपी में कर रखे हैं। कॉपी में नोट्स लिख लिए तेने? बस एज इट इज तेरे को वही मिल जाएगा। ये 4 फैक्टर लिखे अपन ने। अरे एक मिनट एक मिनट, हाँ किसको डाउट आया? 10 किसको आया? हाँ कॉपी में करवाया। H2O2, H2O2 में OO के बीच में जो नॉन पोलर बॉन्ड होगा और O और H के बीच में पोलर बॉन्ड होगा। खत्म एक्सरसाइज 1 है। ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये तो थोड़ा सा प्रिविलेज दे रहा हूं तुम्हें कि अपन वापस से देख रहे हैं। तो सारी एक्सरसाइज पूछने लग जाओगे तो पहले क्या करा था फिर अपन ने? पहले क्या टाइम पास करा था क्या? पहले भी तो डिस्कस करी थी ना ये। हाँ किसको डाउट था? एक्सरसाइज 1 या 2? फिर पहले अपन ने क्यों टाइम पास करा जब सारे क्वेश्चन अभी पूछने हैं? तो ये अपन टॉपिक खत्म करके हाथों डिस्कस करते थे ना किसी जमाने में। आप सारे क्वेश्चन अगर अभी एक्सरसाइज 1 के भी सोल्व करेंगे, 2 के भी सोल्व करेंगे, फिर 3 के भी सोल्व करेंगे, करते ही रहेंगे, सोल्व ही करते रहेंगे। कौन सा था तेरा? 41। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 में? 79 के अंदर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कार्बन कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं, और यहां पर कितने बना रखे हैं, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंप्लीट एक्सरसाइज 1। चलो एक्सरसाइज 2, बातें नहीं बिल्कुल भी। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10। 2 नंबर में कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल। तो उनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एग्जिस्टेंस किसकी होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। क्या? हाँ, जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस होती है वो किसकी होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड की। जैसे CO3-2 में अपन ने पढ़ा था ना कि -2/3 -2/3 -2/3। याद आ रहा है कुछ? वही है ये। 1 से लेके 10। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर एक्ट एज अ लुईस एसिड, सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। 1 से लेके 10। 6। ये क्वेश्चन क्लास में करवाता हूं मैं। जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगी। 10 से 20, 20 से 30,
24 24 का स्ट्रक्चर बनवाया था क्या मैंने? चलो स्ट्रक्चर देखना 24 का। P4O10 बना लेना इसका स्ट्रक्चर। P4O10 का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और साइक्लिक कैसे होता है इधर देखना, POP, ठीक है, POP, POP और POP, ठीक है। कितने फास्फोरस हो गए? 1 2 3 4, 4 फास्फोरस हो गए और 4 ही ऑक्सीजन हो गए। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 6 बचे, तो 1 2 3 और 4, अब हो गए 8। अब कितने बचे? 2। तो एक ऑक्सीजन इन दोनों को ज्वाइन करेगा और एक ऑक्सीजन इन दोनों फास्फोरस को ज्वाइन करेगा, तो इसको बोलेंगे P4O10, ठीक है। अब ये जो P4O10 बना है, इसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर ब्रिज ऑक्सीजन कितने होंगे। ब्रिज ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा? ब्रिज ऑक्सीजन का मतलब होगा P और P को ज्वाइन करने वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये P और ये P, ये वाला ऑक्सीजन इनको ज्वाइन कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ब्रिज ऑक्सीजन। तो एक ब्रिज ऑक्सीजन, 2 ब्रिज ऑक्सीजन, 3 ब्रिज ऑक्सीजन, 4 ब्रिज ऑक्सीजन, राइट। ये बीच वाला 5 और ये वाला 6। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन कितने होंगे? 6। नहीं आई बात समझ में? आ गई क्या? P और P के बीच में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? तो P और P के बीच में 1 2 3 4 5 और 6। किसका? P4O10 कैसे लिखेंगे नाम, तू ही बता यार। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। ये P है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे यहां पे पूछा है नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स। तो क्वेश्चन सेम ही है, पीओपी बॉन्ड्स पूछा है, 1 पीओपी, 2 पीओपी, 3 4 5 6, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने होंगे? 6, और नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन भी कितने होंगे? 6, ठीक है। 20 से 30 और कोई डाउट? ट्वेंटी से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, 40 मार करके फेंक के दूंगा भी ये। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या तू? इतना इंटेलिजेंट हो के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है? थ्योरी नहीं पढ़े हैं? 50 से 60 नहीं यार, ये क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा मैं। ये तो सुनहरे अक्षरों में लिखा रखा है मैंने। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तेरा क्या डाउट है? 20 33, अभी वो बोलेगा मैं ऑनलाइन में था, एब्सेंट था, ये था। 60 O2 से O2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है ना? O2 से O2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हैं? 16, और O2 माइनस में 17। तो अपन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं एमओटी को अकॉर्डिंग, तो सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल कौन सा होता है? सबसे ऊपर
सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, उसके नीचे पाई स्टार। तो पाई स्टार तक 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 19 नंबर वाला किस में जाएगा? सिग्मा स्टार। और 20 भी किस में जाएगा? सिग्मा स्टार। तो यहां पर 16 से 17 हो रहे हैं ना, तो ये जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग में। उस डायग्राम में फिल करेगा ना तू, पहले 16 फिल कर ले, फिर जैसे ही 17 फिल करेगा तो किस में जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग में। चलो इसके बाद में 50 से 60, अरे बातें नहीं, 50 से 60, 49। नोटबुक है, नोटबुक, नोटबुक में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी है। तो 49 क्या कह रहा है? ये थर्ड अपन पढ़ेंगे अभी पी ब्लॉक में, स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर। BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? अबे 50 क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी में करवा रखा है, क्या पूछ रहा है 50 क्वेश्चन? ये नहीं समझ में आ रहा तेरे को क्या? 50 बार पूछ लेना। 50 से 60, 60 से 70, कौन सा? 50, 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड अभी आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे अपन पी ब्लॉक में, वहां पर आएगा ये वाला। किसको आया डाउट? 70 के अंदर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6-3, राइट? तो MF6-3 के अंदर M ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 6, और 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? इसलिए आंसर क्या जाएगा? थर्ड। 70 से लेके 80, ये 73 नंबर क्वेश्चन पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। और 79 नंबर क्वेश्चन में डाउट है क्या? ये 79 नंबर क्वेश्चन 12th का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक है? अब 12th का क्वेश्चन है तो अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। स्ट्रक्चर तुम भी बना लेना साथ में, और डिटेल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसके बारे में ज्यादा कहां पढ़ोगे? 12th में। ये क्वेश्चन अभी जबरदस्ती ही दे दिया गया है इसके अंदर। CuSO4.5H2O, और इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका? कॉपर के साथ में H2O को अटैच करते हैं और ये H2O इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। आगे SO4 अटैच है, SO4 अटैच है, तो ऐसे SO4 को अपन अटैच कर देते हैं। ये SO4-2 है और इसके साथ में वाटर को अटैच कर देंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O। तो ओनली यही वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट है इसके साथ में, ठीक है? यही बात समझ में? ये वाले वाटर मॉलिक्यूल तो किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एसोसिएट है? ये वाला वाटर मॉलिक्यूल किससे एसोसिएट है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अरे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है ना? तो तू बातें क्यों कर रहा है?
फिर अपने आप ही हंसता रहता है, तो अपने आप ही हंसता रहता है। तेरे को ये एक तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है कि ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो मतलब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा, मतलब अपना आंसर निकालने के हिसाब से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, ये तो मतलब वो बहुत टफ, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत हाई लेवल की बात है। तो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ो एक बार, ठीक है। इसने क्या बोला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट विद CuSO4.5H2O, ठीक है। ये चारों वाटर मॉलिक्यूल कैसे अटैच है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, है ना। और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट है, ओनली एंड ओनली वन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड, ठीक है। इसका आंसर जाएगा सेकंड, और सेकंड जाएगा। तो केवल आंसर को सोल्व, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। टाइम ही नहीं बचा यार। चलो, अगर फेज तुम लेना चाह रहे हो तो होता क्या है एक्चुअल में, कि जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान के चला जाए अगले साल कि जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, अगर किसी टाइप की कोई गलत न्यूज नहीं आई, तो बोर्ड के एग्जाम मार्च में ही होंगे, ठीक है, नॉर्मल वे में। अब ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि जैसे मान लो कि अभी दिसंबर में हो गए, तो हो गए, तो हो गए। अगर आपके एग्जाम मार्च में होते हैं तो आप आराम से अप्रैल वाले में लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है? भाई एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एनथ्यूज का अप्रैल में सिलेबस स्टार्ट होता है ना, तो आपका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो जनवरी तक खत्म हो जाता है। जनवरी में मतलब पूरा फेज ही खत्म हो जाता है, और जहां तक होता है दिसंबर में भी खत्म हो जाता है, लेकिन जनवरी तक तो खत्म हो ही जाता है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। मतलब नॉर्मल वे में जैसे इस साल से ही शुरू किया है फरवरी में, और जनवरी में भी बता रहे थे ना तुम, एक तो 15 जनवरी को, एक 3 फरवरी को। तुम लोग का तो तुम किस में लेना चाहते हो एडमिशन? अगर फरवरी में भी लेना चाहो तो फायदा ये है कि जल्दी सिलेबस हो जाएगा, जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी एडमिशन सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या है कि जैसे मान लो कि अगले साल भी अगर दिसंबर में एग्जाम हो जाते हैं 12th बोर्ड के, तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा फायदा रहेगा। वो इसीलिए इस बार फरवरी में स्टार्ट किए, अदरवाइज तो अप्रैल में स्टार्ट होते थे। लेकिन जैसे अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ, अब बोर्ड का एग्जाम हुआ तो एनक्यूज के कई फेज खत्म ही नहीं हुए, तो उनको बीच में जाना पड़ रहा है। बीच में मतलब जैसे अभी रनिंग क्लास अपनी चल रही है, अब तुमसे बोला जाए कि तुम 11th की डिटेल में तैयारी करो, थ्योरेटिकल तैयारी करो, तो अगर तैयारी करोगे तो फिर तुम क्या करोगे, इधर से डाइवर्ट होगे, उधर की तैयारी करोगे। ऐसे ही 12th में क्या हो रहा है, अभी ये वाली बात हो रही है। तो अपन ने क्या है कि फरवरी से स्टार्ट इसलिए किया है कि फरवरी में स्टार्ट होगा तो नवंबर तक या फिर 15 नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो 15 दिन आपके पास, 15 से 20 दिन आपको 12th की बोर्ड की तैयारी के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर पहले लोगे जनवरी में अगर अपना खत्म हो जाएगा सिलेबस 11th का, तो फरवरी में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर दिसंबर में एग्जाम हुए नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके से, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा फायदेमंद रहेगा, है? नहीं, बाद में एक्चुअल में क्या है कि जैसे अभी थोड़ी ना पता था कि दिसंबर में होंगे, अभी थोड़ी ना पता था दिसंबर में होंगे। अब दिसंबर वालों का तो पूरा वो बिगड़ गया ना। मेजर तो बोर्ड के एग्जाम देके आने के बाद में स्टार्ट होंगे। 11th का आ जाएगा शेड्यूल अभी दिसंबर लास्ट में।